नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS पाठशाला आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आई दृष्टि का 4th पार्ट है। अगर से आपने पहला 3 पार्ट नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए और इसके बाद आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो पिछले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है कि मोदी जी ने 3 देशों का विजिट किया था 2 से 4 मई के बीच में, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। तो सबसे पहले देखते हैं जर्मनी। तो यहाँ पे इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का आयोजन हुआ था। ये इसका 6th एडिशन था और इसको मोदी जी प्लस ओलाफ शोल्ज आपके कौन है, तो जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने प्रिसाइड किया था। इसके बाद इंडिया और जर्मनी में एक पार्टनरशिप साइन हुआ जिसका नाम था ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने यह प्लेज किया है कि इंडिया को 10 बिलियन यूरो का हेल्प देगा फॉर इट्स ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसी के अंदर एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने की बात भी की गई है। इंडिया और जर्मनी साल 2000 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम अगले G7 समिट की बात करें तो उसको जर्मनी होस्ट करेगा। अगला देखिए आप डेनमार्क। तो मोदी जी का ये डेनमार्क का फर्स्ट विजिट था और इस विजिट के दौरान इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव लॉन्च हुआ। अगर हम इंडिया और डेनमार्क की बात करें तो साल 2000 में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में साइन हुआ था। और जब मोदी जी डेनमार्क विजिट किए थे तो क्वीन मार्गरेट II, जो डेनमार्क की क्वीन है, उन्होंने मोदी जी का वेलकम किया था। कहाँ पे? अमालिनबोर्ग पैलेस में। इसके बाद देखिए तो मोदी जी ने 2nd इंडिया नॉर्डिक समिट को भी अटेंड किया था, जो कि 4 मई को हुआ था। और इस समिट में पार्ट लेने वाले कौन कौन से कंट्रीज थे? तो डेनमार्क था, आइसलैंड था, नॉर्वे था, स्वीडन था और फिनलैंड था। डेनमार्क ने इसको होस्ट किया था। पहला समिट जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। और अगर हम मोदी जी की विजिट की बात करें तो डेनमार्क में कुछ MOU साइन हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो जैसे कुछ एग्रीमेंट्स आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट जो हैं: माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, एग्रीमेंट बिटवीन जल शक्ति मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डेनमार्क का, एनर्जी पॉलिसी डायलॉग स्टार्ट करने की बात है मिनिस्ट्रियल लेवल पे। इसके बाद देखिए आईकार्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा कि जो आईकार है उसका रिलेशन डेनमार्क से है, बस इतना याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए MOU ऑन स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट। तो अगर नॉर्डिक कंट्री की बात करें, जो नॉर्डिक समिट हुआ था तो एक फोटो काफ़ी फेमस हुई थी, उस फोटो को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप फोटो देखिए, इसे कहते हैं रियल वुमेन एम्पावरमेंट। इस फोटो का जो महत्व है आपको समझ में आ रहा होगा। जो वर्ल्ड के सबसे खुशहाल कंट्रीज हैं, टॉप कंट्रीज हैं, उनको जो लीड कर रही हैं वो वुमेन्स हैं। सो आपको इस फोटो से याद रहेगा कि नॉर्डिक समिट। इसके बाद आपका थर्ड नेशन है फ्रांस। तो यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट विजिट था। और फ्रांस की बात करें तो पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर मिला था और इसी को रेसिप्रोकेट करने के लिए न्यू दिल्ली बुक फेस्टिवल में फ्रांस को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया था। तो ये सिंपल है, इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। सेकंड देखिए आप इंडिया और मॉरिशस का रिलेशन। तो मॉरिशस के PM ने इंडिया को विजिट किया था और PM मोदी प्लस WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा किसका? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहाँ पे? जामनगर में। तो याद रखिएगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ आने वाला है? तो जामनगर में आने वाला है। इसके बाद मॉरिशस के PM ने इनॉग्रेट किया पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। ये कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। और मॉरिशस के PM ने वाराणसी को भी विजिट किया। इसके बाद देखिए आप इंडिया UK। तो UK के PM ने विजिट किया था इंडिया को और ये इंडिया और UK के बायलैटरल रिलेशन का 75th एनिवर्सरी है, 75 साल हो गए हैं। UK के PM ने साबरमती आश्रम को विजिट किया, गिफ्ट सिटी को विजिट किया, गुजरात बायोटेक यूनिवर्सिटी को विजिट किया और JCB प्लांट। इसके बाद इंडिया और UK ने ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला ऑन साइबर कोऑपरेशन। 2 टाइप के MOU साइन हुए थे, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOUs कौन कौन से हैं? क्लाइमेट स्मार्ट सस्टेनेबल इनोवेशन और दूसरा आपका है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। नॉन गवर्नमेंटल MOUs कौन कौन से थे? तो चेयर फॉर इंडिया स्टडीज बिटवीन ICCR एंड बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, ऑफशोर विंड डेवलपमेंट। और थर्ड आपका है ओपन जर्नल एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ये पहला OGEL है जो इंडो पैसिफिक में साइन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब को भी लॉन्च करने की बात की गई है। फोर्थ आपका इंडिया नीदरलैंड। तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने नीदरलैंड का विजिट किया और वहां पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, बस आपको इतना याद रखना है कि ट्यूलिप जो फ्लावर होता है उसकी एक नई वेराइटी का नाम उन्होंने मैत्री दिया है वहां पे, बस इतना याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए इंडिया तुर्कमेनिस्तान। तो रामनाथ कोविंद जी ने तुर्कमेनिस्तान का विजिट किया था और ये इंडिया के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने तुर्कमेनिस्तान का विजिट किया है। इंडिया और तुर्कमेनिस्तान में एक MOU साइन हुआ है जिसमें से फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सर्विसेज और आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सर्विस आपका तुर्कमेनिस्तान का है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आपका इंडिया का है। इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है। इसके बाद देखिए इंडिया नेपाल का। तो नेपाल के PM ने इंडिया को विजिट किया था। इंडिया और नेपाल दोनों के PM ने मिलके 90 किलोमीटर लॉन्ग 132 किलोवोल्ट डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर पावर प्रोजेक्ट या फिर ट्रांसमिशन लाइन का इनॉग्रेशन किया था। तो आप याद रखिएगा सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन किससे रिलेटेड है? तो इंडिया और नेपाल से रिलेटेड है।
इसके साथ ही ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी इनॉग्रेशन किया था, जो कि जयनगर मधुबनी बिहार में जो है उसको कुर्था जो कि नेपाल में उससे कनेक्ट करेगा, और इसकी लेंथ कितनी है 34.90 किलोमीटर। इसके साथ ही रुपे कार्ड को नेपाल में लॉन्च किया गया और नेपाल ने आईएसए को भी ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से नेपाल आईएसए को ज्वाइन करने वाला 105वां नेशन बन गया है और नेपाल के पीएम ने भी वाराणसी को विजिट किया था। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनके बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ था जहां पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सिंस 2020। नेक्स्ट आपका है इंडिया जापान। तो जापान के पीएम ने इंडिया को विजिट किया था और उन्होंने प्लेज किया है कि 5 साल में इंडिया में $42 बिलियन खर्च करेंगे। एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि इंडिया और जापान के बीच में 2+2 डायलॉग होता है, और 2+2 डायलॉग किसके बीच होता है? जो डिफेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के प्लस जापान के काउंटर पार्ट्स। इसके बाद जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है जो मोदी जी ने 2019 में स्टार्ट किया था, उसको जापान के पीएम ने वेलकम किया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंडिया और जापान ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया है। इसके बाद आपका है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग सबसे पहला ऑर्गेनाइज किया गया, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरी कंट्री बन चुका है जिसके साथ इंडिया 2+2 डायलॉग ऑर्गेनाइज करता है। इससे पहले जो 2 कंट्रीज हैं वो हैं यूएसए और जापान। हमारी रशिया के साथ भी बात चल रही है कि उनके साथ भी 2+2 डायलॉग हम लोग ऑर्गेनाइज करें। और 2+2 डायलॉग का जो सेकंड एडिशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो आपका 2023 में होने वाला है। इसके बाद देखिए आप इंडिया डेनमार्क। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, एक पॉइंट याद करना है कि दोनों कंट्री ने मिलकर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी का लॉन्च किया है। बस इतना पॉइंट याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए इंडिया यूएसए। तो इंडिया यूएसए ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च किया है, और इसके कितने पिलर्स हैं? तो 6 पिलर्स हैं। पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, इमर्जिंग फ्यूल्स और सस्टेनेबल ग्रोथ। आपका स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की बात करें तो ये आपका यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 जो था उसी के लाइन पे है। नेक्स्ट आपका है कि इंडिया और यूएस मिलकर एक टास्क फोर्स बनाएंगे, उसका नाम होगा इंडिया यूएस लो एमिशन गैस टास्क फोर्स। और दूसरा टास्क फोर्स आपका कौन सा होगा? तो इंडिया यूएस टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल्स। इसके साथ एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया जो है वो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अचीव कर लेगी, ये उसका टारगेट है। ठीक है। इसके बाद आपका इंडिया मालदीव्स। तो यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि मालदीव्स का जो अड्डू सिटी है उसमें इंडिया न्यू कॉन्सुलेट जनरल खोलने वाली है, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा सिंपल सा पॉइंट है कि इंडिया और मालदीव्स एक एमयू साइन किए, किस पे? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पे। ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका ये है कि न्यू कॉन्सुलेट जनरल आपका मालदीव्स में खोलने वाली है इंडिया, जो कि अड्डू सिटी में स्थित होगा। इसके बाद हम कुछ इंडेक्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स की। तो पहला आपका है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है रिलीज करते हैं। रैंकिंग की बात करें तो नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, डेनमार्क सेकंड पे है और स्वीडन थर्ड पे है। सबसे लास्ट जो है वो नॉर्थ कोरिया है जिसकी 180 रैंक है, और इंडिया की रैंक आपकी 150 है जिसको 41 स्कोर मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंकिंग। अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्राज़ील का 110 रैंक है, रशिया का 155 रैंक है, भारत को मैंने बता ही दिया 150 रैंक है, चाइना का 175 रैंक है और साउथ अफ्रीका का 35 रैंक है। इसके बाद सेकंड है आपका ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो कौन सी कंट्री अपने मिलिट्री पे कितना खर्च करती है, बेसिकली इस पे वो बताया गया है। तो ये कौन रिलीज करता है? सिप्री। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिप्री का फुल फॉर्म बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताइएगा। इसके बाद जो टॉप 5 मिलिट्री एक्सपेंडिचर कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? तो यूएस है, चाइना है, इंडिया है, यूके है, रशिया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है वो ओवरऑल 2021 में $2 ट्रिलियन क्रॉस हो गया है। अगर से रैंकिंग की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया जो है आपका थर्ड नंबर पे है, ये आपकी 2020 की रैंकिंग है, 2021 की रैंकिंग है। अमेरिका पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे पे है, भारत तीसरे पे है। आपका चौथे पे यूनाइटेड किंगडम यूके आ गया है, 2020 में 6वें पे था, और 5वें पे रूस है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है अपने जीडीपी का 2.7% जो है वो मिलिट्री पे खर्च करता है। इसके बाद देखिए आप हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो बेसिकली ये देखा जाता है इसमें कि किसका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, कौन कितने ज़्यादा कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। तो इसी की बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। ये रैंकिंग आपकी कौन देता है? तो IATA देता है। IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। रैंकिंग की बात करूँ तो जापान और सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे हैं। इंडिया की रैंकिंग 84th है, और आप इंडिया के पासपोर्ट पे 60 कंट्रियों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर थोड़ी और रैंकिंग देखनी है तो आप यहाँ देख सकते हैं जापान सिंगापुर दोनों एक नंबर पे हैं, फर्स्ट रैंक है उनकी। जर्मनी आपकी सेकंड रैंक है, साउथ कोरिया भी सेकंड है, और फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन ये थर्ड रैंक है। ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो ब्राज़ील की 20 रैंक है,
रशिया की 49 है, भारत का 84 है, साउथ अफ्रीका का 53 है, चाइना का 66 है। इसके बाद देखिए आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 सबसे पहली बार जो है वो 2012 में लॉन्च किया गया था। इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क लॉन्च करता है, तो UNSDNSN। और ये जो है गैलप वर्ल्ड पोल जो है उसका डेटा यूज करके ये बताता है कि कौन सी कंट्री कितनी खुशहाल है। इसका 10th एडिशन जो है वो पब्लिश किया गया था। 6 इंडिकेटर्स को देखता है बेसिकली: GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन। यहाँ पे देखिए परसेप्शन ऑफ करप्शन की बात कर रहा है। इसके बाद इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया जो 146 देशों में 136 रैंक है इंडिया की, और स्कोर जो है 3.77 है। सबसे बुरा हाल जो है अफगानिस्तान का है। और बाकी रैंकिंग की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ये तो टॉप 5 कंट्री हमेशा ही रहती हैं। और बॉटम 5 की बात करें तो सबसे लास्ट में आपका अफगानिस्तान है, फिर लेबनान है, फिर जिम्बाब्वे है, फिर रवांडा है, फिर बोत्सवाना है। ये आपके बॉटम 5 हैं। इसके बाद है आपका ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर। तो कौन सी कंट्री कितना आर्म एक्सपोर्ट करती है, कौन सा इंपोर्ट करती है, इसमें वो देखा गया। तो टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? USA, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। और टॉप 5 इंपोर्टर कौन कौन से हैं? तो इंडिया, सऊदी, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। यहाँ देखिए इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ से लेती है आर्म्स? तो रशिया से लेती है जहाँ 46%, फ्रांस से आपका 27% और USA से 12%। इंडिया से कौन कौन सी कंट्री हथियार इंपोर्ट करती हैं? तो आपका म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया और आर्मेनिया हो गया। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो ये कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसमें बताया गया है कि जो इस्लामिक स्टेट है वो सबसे डेडलीस्ट ग्रुप है, सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। और ये रैंक करते हैं कि कौन सी कंट्री ज़्यादा आतंकवाद से अफेक्टेड है, कौन सी कम आतंकवाद से अफेक्टेड है। तो सबसे बुरा हाल किसका है? तो अफगानिस्तान का है, उसको रैंक 1 मिला है। इंडिया का रैंक जो है वो 12 है। सिर्फ इतना याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आपको पता होगा तो COP 2019 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट के दिन मोदी जी ने अनाउंस किया था इसके बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिए, लिखा है मैंने। इसका सचिवालय आपका न्यू दिल्ली में है। इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि मेडागास्कर जो है वो नया मेंबर बन गया है। फाउंडर नेशन कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव्स, मेक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका और UK। देखिए 30 कंट्री, ये टोटल 30 कंट्री है। 30 कंट्री के साथ साथ 7 आपके ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि मेंबर हैं: ADB, CCRI, वर्ल्ड बैंक, अराइज, UNDP, UNDRR और यूरोपियन यूनियन। ये 7 आपके मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। नेक्स्ट आपका है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1989 में G7 समिट के दौरान। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और जिम्बाब्वे को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान जो है वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है। बस इतना पॉइंट याद रखिए। इसके बाद देखिए आप इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। इसको कौन पब्लिश करता है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है इसको पब्लिश करता है। ये इंडिया को 43rd रैंक दिया है। पहले नंबर पे आपका USA है, दूसरे नंबर पे आपका UK है, तीसरे नंबर पे आपका जर्मनी है। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिंपली इंडेक्स है, इसमें बहुत चीजें समझने वाली नहीं है। इसमें बस 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन आता है और कौन पब्लिश करता है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। इसके बाद देखिए आप इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2022। ये बेसिकली बताता है कि कौन सी कंट्री का मार्केट जो है कितना ओपन है, कितना फ्री है, वहां पे रूल ऑफ लॉ क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है। इसके बेसिस पे वो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग कैटेगरी में डालता है। कुछ इकोनॉमिकली फ्री होते हैं, कुछ मोस्टली अनफ्री होते हैं। तो आप यहाँ देखिए इसको कौन पब्लिश करता है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन। आपकी 7 कंट्रीज सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, ताइवान और एस्टोनिया, इनको इन्होंने इकोनॉमिकली फ्री कहा है। मतलब यहाँ रूल ऑफ लॉ अच्छा है, यहाँ पे ओपन मार्केट है, यहाँ रेगुलेटरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। और आपके इंडिया, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे और भी काफी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है उनको इन्होंने मोस्टली अनफ्री कहा है। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 131st है और स्कोर की बात करें तो 53.9 है। इसके बाद है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। इसको कौन पब्लिश करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1995 से पब्लिश कर रही है। 180 देशों को रैंक करती है और ये रैंकिंग किस बेस पे देती है? तो स्कोर देती है, 0 से लेकर 100 तक स्कोर देती है। जिसका स्कोर 0 होता है वो कंट्री हाईली करप्ट होती है, जिसका 100 होता है वो वेरी क्लीन होती है। आपका डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड तीनों जो है रैंक 1 है और तीनों को 88 पॉइंट मिला है। साउथ सूडान जो है वो सबसे ज्यादा करप्ट है, वो लास्ट है, 180 रैंक है उसकी और उसको 11 पॉइंट मिला है। इंडिया, मालदीव्स जो है वो दोनों 85th रैंक पे हैं, उनको 40 स्कोर मिला है। आप याद कर लीजिएगा कि इंडिया और मालदीव्स जो है वो दोनों 85th पे हैं, दोनों सेम रैंक शेयर करते हैं। ठीक है।
इसके बाद देखिए तो दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग मिल गया है और इंडिया से ऐसा 14वां ट्रेडिशन है जिसको ICH मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग मिला है। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 है। तो वैदिक चैंटिंग को 2008 में मिला था, रामलीला को 2008 में मिला था, कुट्टियट्टम को 2008 में मिला था, रम्मन को 2009 में मिला था, मुडियट्टू को 2010 में मिला था, जो कालबेलिया फोक सॉन्ग और डांस राजस्थान को उसको 2010 में मिला था, छाऊ डांस जो है उसको 2010 में मिला था, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख को 2012 में मिला था, संकीर्तन को 2013 में मिला था, योगा को 2016 में मिला था, नवरोज को 2016 में मिला था और कुंभ मेला को 2017 में मिला था। तो 13 मिल चुके थे। इसके बाद अब दुर्गा पूजा को मिल गया, तो टोटल 14 हो गए हैं आपके। नेक्स्ट आपका है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन है, तो इलॉन मस्क हैं। इलॉन मस्क के बारे में आप एक बात जान लीजिए कि इनके पास 3 कंट्री का सिटीजनशिप है, साउथ अफ्रीका का, USA का और कनाडा का है। इसके साथ ही 2-3 आप और देख लीजिए। हीरोज ऑफ द ईयर जो है वो मिरेकल वर्कर्स को मिला है, जो कि वैक्सीन साइंटिस्ट हैं, कोविड का वैक्सीन जो डेवलप किए उनको मिला है। एंटरटेनर ऑफ द ईयर जो है ओलिविया रोड्रिगो को मिला है। एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो सिमोने बाइल्स को मिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री में जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है, वहाँ पे प्रिवेंशन में कितना काम हो रहा है, रैपिड रिस्पांस कितना अच्छा है, रिपोर्टिंग कितनी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है और इसी की बेसिस पे रैंकिंग होती है। इसकी रैंकिंग कौन पब्लिश करता है, तो 3 सेंटर्स मिलकर पब्लिश करते हैं। पहला है आपका न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, जॉन हॉपकिंस सेंटर और इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। इंडिया की रैंकिंग की बात करो तो इंडिया की रैंकिंग 66 है। और इसके बाद कुछ और रैंकिंग देख लीजिए आप। तो पहले नंबर पे आपका USA है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे कनाडा है और 5वें पे आपका थाईलैंड है। और लास्ट में देख लीजिए तो सबसे लास्ट आपका सोमालिया है, 193 आपका यमन है। इसके बाद उत्तर कोरिया का भी 193 है, सीरिया का 192 है। तो फर्स्ट और लास्ट याद रख लीजिए प्लस इंडिया का याद रख लीजिए, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद देखिए कि वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट जारी हुई है। तो पहले नंबर पे आपका मैकेंजी स्कॉट हैं, ये जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं, ये पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे कमला हैरिस हैं। तीसरे नंबर पे हैं क्रिस्टीना लगार्ड। क्रिस्टीना लगार्ड आपकी प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। इसके बाद यंगेस्ट की बात करें, टेलर स्विफ्ट जो है वो यंगेस्ट हैं जो इस लिस्ट में है, और क्वीन एलिजाबेथ जो है वो ओल्डेस्ट हैं जो इस लिस्ट में है। इंडिया से 4 लोगों का नाम है, तो निर्मला सीतारमण जी का, जिनकी रैंक 37 है। रोशनी नडार जो SCL की CEO है, उनकी 52nd रैंक है। किरण मजूमदार जो बाइकॉन के फाउंडर हैं, उनकी 72nd है। और फाल्गुनी नायर जो कि नायका की फाउंडर है, उनकी 88th है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि इजिप्ट जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बन गया है। इतना बस याद रखिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इजिप्ट जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बन गया। इससे पहले भी 3 देश और मेंबर बन चुके थे, तो आपके बांग्लादेश थे, UAE थे और उरुग्वे थे। NDB की बात करें तो NDB को 2015 में ब्रिक्स कंट्री ने फॉर्म किया था, इसलिए इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आप वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसके हिसाब से जो इजराइल का तेल अवीव है वो सबसे महंगा सिटी है रहने के लिए, और सीरिया का जो कैपिटल डेमेस्कस है वो सबसे सस्ता सिटी है रहने के लिए। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो अहमदाबाद है वो टोटल 173 कंट्री में 167 नंबर पे आता है रहने का। मुझे तो नहीं लगता कितना सस्ता है, बट फिर भी इतना लो रैंक है। इसके बाद देखिएगा तो टॉप कंट्रीज की देखें तो कुछ देख लीजिए आप, तेल अवीव, पेरिस, सिंगापुर, ज्यूरिक, हांगकांग, ये टॉप 5 देख लीजिए। टॉप 5 है, टॉप 1 टॉप 2 देख लीजिए बस। इसके बाद आपका नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021। इसको कौन पब्लिश करता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें ये देखा जाता है जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो अपनी लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए कितना एफर्ट दे रही हैं, कितना योगदान दे रही हैं, तो इसी की बेसिस पे रैंकिंग मिलती है। तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 56वीं है 64 नेशंस में। अगर टॉप कंट्रीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, स्वीडन दूसरे नंबर पे है, लग्जमबर्ग तीसरे पे है, नॉर्वे जो है चौथे पे है और डेनमार्क जो है 5वें पे है। यही कंट्रियां हर जगह पहले दूसरे नंबर पर ही रहती हैं। और लास्ट में बात करें तो 60वें नंबर पे आपकी ब्राज़ील है, 61वें पे मंगोलिया है, 62वें पे पेरू है, 63वें पे दक्षिण अफ्रीका है, 64वें पे वेनेजुएला है। बाकी आप इंडिया के रैंक जानते हैं कि 56 है। इसके बाद देखिए कि जो बारबाडोस है वो दुनिया का सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक बन गया है 30 नवंबर को। तो सबसे नया रिपब्लिक कौन है, बारबाडोस। इसमें 396 ईयर का जो ब्रिटिश रूल है उसको खत्म किया गया है। इसके बाद जो सेंड्रा मेसन है वो पहले प्रेसिडेंट बने हैं। इतना याद रखिए, इतना मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आपका है कि ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021, इसको ट्रेस द्वारा पब्लिश किया जाता है और 194 कंट्री को रैंक करते हैं। अगर सब रैंकिंग की बात करें तो पहले नंबर पे डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे स्वीडन है, चौथे पे फिनलैंड है और 5वें पे न्यूजीलैंड है। मतलब यहाँ पे सबसे कम ब्राइबरी दी जाती है, सबसे कम करप्शन है। और अगर सब ब्रिक्स देशों की बात करें तो 91 पे ब्राज़ील है, 134 पे रशिया है, 82 पे इंडिया है, 135 पे चाइना है और 59 पे आपका दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट आप देखिए लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, इसको कौन पब्लिश करता है, तो लेगाटम इंस्टीट्यूट। और इसमें देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितनी प्रॉस्परस है।
तो रैंक 1, 2, 3 आपका डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। और इंडिया की बात करें तो 2021 में इंडिया का रैंक 101 है, 2020 में इंडिया का रैंक 103 था। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा इंडिया का रैंक देख लीजिएगा, बाई चांस आ गया तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इसको 9 नवंबर को COP 26 के दिन पब्लिश किया गया था। कौन पब्लिश करता है? तो जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट मिलकर लॉन्च करते हैं। ये आपका 17वां एडिशन था। कोई भी कंट्री टॉप 3 नहीं रही है, मतलब सिंपल सी बात यह है कि कोई भी कंट्री इतना एफर्ट नहीं लिया है कि क्लाइमेट चेंज को कम कर सके। और जो ये बोला जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, उसके लिए जो एक रिक्वायर्ड एफर्ट है किसी भी कंट्री ने नहीं किया है, इसलिए किसी को भी टॉप 3 नहीं मिला है। बाकी 4th रैंक की बात करें तो डेनमार्क का है। आपका लास्ट जो है वो कजाकिस्तान है। इंडिया की रैंकिंग 10वीं है और इंडिया की 2020 में रैंकिंग 9वीं थी। यहाँ पे आप कुछ रैंकिंग देख लीजिए तो डेनमार्क आपका 4थे पे है, स्वीडन 5वें पे है, नॉर्वे आपका 6वें पे है, बाकी 10वें पे आपका भारत है। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा चीज़ें, और बहुत ज़्यादा समझने वाली भी नहीं है, सिंपली आपको पढ़ के याद करना है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो दोस्तों आपका ये इंटरनेशनल अफेयर्स का पहला पार्ट था। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और आपका इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ मदद मिली होगी। बाकी आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।